और देखना आप लोग नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए देखिए चलो, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर शरीर एवं परिसंचरण। ठीक है, शरीर एवं परिसंचरण के बारे में हम पढ़ेंगे। अब अपने पार्ट ज्यादा थोड़ा आपको लैंग्वेज वगैरह अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग मनीष। एक और मनीष है ना भाई, वो नहीं पढ़ता कभी? मनीष, मनीष गुजर और एक मनीष नागर, कुछ ऐसे ही है नाम। क्या हुआ, उसने क्या कर दिया? अच्छा, नहीं वो कहीं कहीं पे पढ़ रहा है कभी किसी जगह पे? उसका भाई मिला था मुझे, जो बोल रहा था मुझसे। ठीक है ना, कि वो तो जुड़ता ही नहीं, उसको तो नोटिफिकेशन नहीं आता है, कुछ ही नहीं आता है, ऐसे बोल रहा था मनीष। कोई बात नहीं, चलो करने दो जो करे। देखो, बात करते हैं अपन आगे शरीर द्रव एवं परिसंचरण के बारे में, है ना। शरीर द्रव एवं परिसंचरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस लेसन में हम एक तो रुधिर के बारे में पढ़ेंगे, लसिका के बारे में पढ़ेंगे, परिसंचरण कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। एक मिनट रुकना। चलिए भाई, इसको तो अब आठ का आधा हो रहा है अभी इनके बच्चों के, औरों के तो कोई हमारे गए, फिर उसको शुरू से तो करना पड़ेगा वापस। तो शुरू से करना पड़ेगा। अभी इन खानपुर वाले बच्चों की क्या है, ऑफलाइन शुरू हो जाएगी एक दो दिन में। फिर आप लोगों का ही काम रहेगा ऑनलाइन का सीधा, है ना। ये भी ठीक है, लेसन तो अपन को कहीं से भी पढ़े वो आपसे शुरू हो ही जाएंगे। अब आप लोगों की समस्या तो आप लोगों को पता है, से पढ़ने वालों को, है ना। तो वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, देखो उसमें, और क्या है, हो जाएगा उसका भी। अभी चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं हम, शरीर द्रव्य परिसंचरण चैप्टर, वो भी बहुत बड़ा पार्ट है, उसको अपन कर लेंगे पूरा, टेंशन मत लो। अभी टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है, नहीं तो आप लोगों की अलग से एक और कक्षा ले लेते, फिर आपके पास वही रहता है थोड़ा। वो भी कर देंगे पूरा आपको, पार्ट आठ को पूरा करना है ना। हाँ, कल करेंगे आप लोगों की ऑफलाइन, कल की पूरा प्रयास है। देखो ग्रुप भी कर लिया है कंप्लीट, तो सक्सेस कोचिंग है ना, उसके पास में सोनू बोर्ड की दुकान जानते हो आप लोग, है ना, उसके पास। हाँ, तो सोनू बोर्ड है उसके आस पास ही हमने रूम को देखा है। अभी एमएल सर भी आ रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री की दोनों की एक साथ ही हो जाए तो बढ़िया रहे, इसलिए इसलिए मैं नहीं कर रहा था अभी। अब करनी पड़ेगी एक दो दिन में, एक दो दिन में शुरू हो जाएगी। और बच्चे भी है जो तक बोल रहे हैं, जो तीन चार टीकरा वगैरह से आने वाले गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जाते देखो मेरे पास। और तो नहीं है, और का पता नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जो टच में हैं, वो आ सकते हैं पढ़ने। ठीक है ना, वैसे आप लोगों की चल रही है वहां से थोड़े दिन के लिए से स्टैंड वगैरह है मेरे पास, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था हो जाएगी वहीं से। ऑनलाइन की भी हो जाएगी, ऑफलाइन की भी हो जाएगी, दोनों की व्यवस्था। ठीक है, बस एक दो दिन की वेट हो रहा है भाई। ऐसा हो रहा है कि कानपुर में क्या होगा, एकदम से बहुत ज्यादा ये हो गया है, उससे दिक्कत ये आ रही है कि एक साथ बहुत सारे कोचिंग क्लासेस शुरू हो गए, हो सकता है गवर्नमेंट की रेट पड़ जाए, इसलिए दिक्कत आ रही है, और क्या है। 4 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे आप लोगों के, 4 तारीख से। और 4 तारीख से 11 ट्वेल्थ 10th के और 11th के 12th के स्कूल खुल जाएंगे, ऐसा ऐसा आदेश आया, सुना है मैंने। इसलिए अब घबराने की जरूरत नहीं है, कानून के हिसाब से करेंगे जो भी करेंगे, जो ज्यादा अपन को ये नहीं करना हाँ वो लड़की भाई ठीक है, ठीक है ना। चलो भाई, शरीर द्रव एवं परिसंचरण नेक्स्ट चैप्टर है अपना। और जो बच्चा लेट हो जाता है वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अपन चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे पूरा। शरीर द्रव एवं परिसंचरण, देखो इसमें से कुछ कुछ टॉपिक हटे, लेकिन मैं हटे हुए टॉपिक के बारे में ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कुछ कुछ टॉपिक हटे हैं, मैं सारे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि फिर क्या पता आगे का क्या हो, है ना, इस तरह से। इनमें तो ये फिजियोलॉजी आपके बहुत काम आएगी, इसलिए मैं पूरी करा। अब क्या छोड़ू इसमें से आप बताओ, क्या चीज छोड़नी चाहिए थी? सब कुछ भी छोड़ने के लायक नहीं है। ठीक है, चलो भाई, शरीर द्रव परिसंचरण बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं अपन।
चैप्टर नंबर 18। भाई आप लोग पढ़ते हो, कहीं आप कोटा जाओगे वहां भी इस तरह से पढ़ाते हैं, जैसे टीचर ने कहीं से शुरू कर दिया। जैसे किसी जगह पे मैंने, यहाँ पे मैंने आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी शुरू करी है, मतलब आप इसमें मानव के शरीर के बारे में और उसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ोगे, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है। बायोलॉजी में, साइंस में ऐसा नहीं होता कि पार्ट 1 पार्ट 2 3, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पूरी यूनिट होती है, उस यूनिट के हिसाब से पढ़ना पड़ता है अपन को। हमने फिजियोलॉजी स्टार्ट की है तो बढ़िया, आप लोग इसलिए स्टार्ट किए कि थोड़ा बहुत आप उसका ज्ञान है पहले से। तो शरीर द्रव एवं परिसंचरण, परिसंचरण किसे कहते हैं? हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था, तो वहां पे हमने सिर्फ गैस का आदान प्रदान पढ़ा था। किसका पढ़ा था? गैस का आदान प्रदान कैसे होता है। तो हमारे शरीर में गैसों के अलावा और भी पदार्थ होते हैं, जैसे हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स का कैसे प्रभाव, हार्मोन्स के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा हमें ये जानना है कि किस प्रकार से ये जो पदार्थ है हमारे शरीर में परिवहन करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, अब उसके बारे में हमको जानना होगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक डल जाएगा परिसंचरण। परिसंचरण, ठीक है ना। परिसंचरण नाम का एक टॉपिक डाल देते हैं अपन। तो इसमें क्या होगा, लिखना आप लोग इसमें लिखना, देखो परिभाषा पहले, ऐसा तंत्र जो पोषक पदार्थों, ऐसा तंत्र जो पोषक पदार्थों, गैसों एवं अपशिष्ट पदार्थों, ऐसा तंत्र जो पोषक पदार्थों, गैसों एवं अपशिष्ट पदार्थों, का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन कोशिकाओं के बीच करता है, कोशिकाओं के बीच करता है। ऐसा तंत्र जो पोषक पदार्थों, गैसों एवं अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन कोशिकाओं के बीच करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है, तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र। यानी ऐसा सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर या किसी भी जीव के अंदर, जो क्या करता है, पदार्थों को यहाँ से वहां ले जाता है, एक अंग से दूसरे अंग में ले जाता है। वैसे ही हमारा है परिसंचरण तंत्र। पोषक पदार्थ कौन कौन से होंगे? हमने खाना खाया था, और खाना खाया था तो हमने पार्ट 16 पढ़ा था, ग्लूकोज वगैरह बनाया था, उसको भी ले जाएगा कौन? ब्लड। तो परिवहन। गैसों को भी शोषण तंत्र पड़ा, उसको ले जाएगा। अपशिष्ट यानी उत्सर्जन तंत्र, वो सब का सब जो होता है वो सब एक माध्यम के माध्यम से होता है, एक तंत्र के माध्यम से होता है, जिसको हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसके अलावा एक नोट हम डालेंगे, क्योंकि अब अपन को आगे बढ़ना है, सिलेबस की ओर भी बढ़ना है। वैसे सिलेबस की टेंशन मत लेना, आपका सिलेबस 100% एग्जाम के 15 दिन पहले, 15 दिन क्या, 1 महीने पहले हो जाएगा, क्योंकि इस बार सिलेबस कटा हुआ भी कुछ। तो नेक्स्ट नोट डाल के लिखना अगला पॉइंट, नोट डाल के अगला पॉइंट लिखना आप। कुछ जंतुओं में, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है, कुछ जंतुओं में परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। और वो कौन कौन से जंतु है? एग्जाम्पल लिख लेना, पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा मत लिखो पहले, प्रोटोजोआ। कौन सा लिखोगे? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, स्लेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज वर्ग के प्राणी,
ऐसा भी नहीं है कि संसार के सारे जंतुओं में परिसंचरण तंत्र पाया ही जाए, परिसंचरण तंत्र पाया ही जाए। कुछ जंतु ऐसे भी है, कुछ प्राणी ऐसे भी है जहां पर क्या हो, परिसंचरण तंत्र। मैं ये नहीं कह रहा कि परिसंचरण अनुपस्थित होता है। प्रोटोजोआ, पोरीथेरा, स्लेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के प्राणी, प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के प्राणी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, परिसंचरण तंत्र, याद रखना परिसंचरण, मैंने क्या लिखा है, परिसंचरण, परिसंचरण लिखा हूं मैं यहाँ पे, है ना। परिसंचरण तो प्रेजेंट होगा लेकिन तंत्र क्या होगा, एब्सेंट, अर्थात इनमें परिसंचरण का कोई सिस्टम नहीं होता। परिसंचरण तो होता है, पदार्थों का आदान प्रदान तो होता है। जैसे प्रोटोजोआ की बात करो, प्रोटोजोआ में कैसे होगा बेटा, प्रोटोजोआ में कैसे हो जाएगा, बिल्कुल विसरण के माध्यम से, जैसे डायरेक्ट शरीर के अंदर घुस जाएगी, कोई अंग विशेष नहीं, कोशिकाओं का कनेक्शन होता है इसमें। ओरिफेरा में छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों में क्या होता है, बहुत सारा पानी चला जाता है और पानी के माध्यम से जंतुओं को ऑक्सीजन वगैरह, जल वगैरह मिल जाता है। स्लेंटेटा चल जाते हैं थोड़ा आगे, इस तरह आगे पढ़ेंगे वर्गों को, आपने पढ़ा नहीं है वर्ग अभी आगे, तो इस तरीके से बेटा याद रखेगा इसको, ठीक है भाई। चलिए, तो यह है हमारा कौन सा, परिसंचरण तंत्र के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी। सबसे पहले इसका अध्ययन किसने किया था, कौन सा वैज्ञानिक ऐसा था जो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करने वाला था, तो लिख लेते हैं आगे, 1628 में, अगली लाइन में लिखना, 1628 में सर विलियम हार्वे, सर लगाते हैं इनके आगे, सर विलियम हार्वे 1628 में सर विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम हृदय के कार्यों, सर्वप्रथम हृदय के कार्यों व रुधिर का परिसंचरण, रुधिर का परिसंचरण बताया। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें इस काम में क्या करी, हेल्प करी, सहायता करी। सर विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम हृदय के कार्यों व रुधिर का परिसंचरण बताया, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसकी, ये अब परिसंचरण तंत्र का मुख्य पदार्थ क्या है, हमारा रक्त। हमारे रक्त के माध्यम से हम क्या करते हैं, परिसंचरण की क्रियाविधि को संपन्न कराते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद याद रखना आप लोग, परिसंचरण तंत्र के जो अवयव है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग डाल लीजिए आप, रक्त, लाल रंग से हेडिंग डाल दो, रक्त या ब्लड, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे, रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। याद रखना बेटा, आपको अच्छे समझ में आएगा। इस आप तो कई जगह पढ़ रहे होंगे, लेकिन जैसे बाहर के बच्चे भी जुड़े, कानपुर के भी, मैंने इस टॉपिक को कम से कम इसी साल इसी टॉपिक को 3 बार पढ़ा चुका हूँ मैं भी लॉकडाउन। एक बार 12वीं वालों को पढ़ा दिया है, फिर दूसरी बार फिर 12वीं वालों को पढ़ा दिया है, अब तुम्हारा नंबर आ चुका है, तीसरा टाइम आ चुका है, और एक बार मैं स्वयं पढ़ता ही हूँ। तो इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझ पाओगे, कोई सा भी डाउट आपके नहीं रहेगा। रक्त या ब्लड, रक्त या ब्लड क्या है, देखो बेटा, देखो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे शरीर में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। पहले अभी हमने ऊतक तंत्र नहीं पढ़ा इसमें। सबसे बाहर होता है एपिथेलियल टिश्यू, देखो कौन सा ऊतक होता है, अधिचर्मीय ऊतक या अधिचर्मीय ऊतक होता है हमारी त्वचा, एपिडर्मिस टिश्यू, एपिडर्मिस ऊतक होता है। उसके बाद हमारे पास एक और ऊतक होता है जिसको बोलते हैं हम क्या, हमारा कंकाली ऊतक। कौन सा ऊतक, कंकाली ऊतक। कंकाली ऊतक के बाद हमारा हृदय का ऊतक होता है। ऐसे 3-4 तरीके से हमारे पास ऊतक होते हैं। उन ऊतकों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम जिस की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा ब्लड है, ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी का मतलब क्या, जोड़ने वाला। संयोजी का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला। अर्थात रक्त क्या है, एक तरल प्रकार का संयोजी ऊतक है, जिसका लगभग 55% भाग तो क्या होता है, तरल होता है ना।
55% भाग तो क्या होता है, तरल होता है, और इसी का जो भाग है बचा कुचा 45% भाग होता है, वो ठोस भाग होता है। उस ठोस भाग में क्या क्या आती है, उस ठोस भाग में आती है हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और इन ठोस भाग में से भी 99% क्या मिलती है, हमारी आरबीसी मिलती है, बाकी 1% में डब्ल्यूबीसी वगैरह ऐसे कुछ मिल जाता है। तो आगे लिखना, रुधिर, रक्त में लिखना है इसमें, रुधिर एक प्रकार का, देखो रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। यह मनुष्य में, यह मनुष्य में लगभग, ये मनुष्य में लगभग 4.5 टू 5.0 लीटर, ये मनुष्य में 4.5 से 5 लीटर होता है, मनुष्य में 4.5 से 5 लीटर होता है। एक अच्छा खासा मनुष्य हो उसमें होता है, हर एक में नहीं होता। एक तो आप बिल्कुल जिसकी बॉडी कुछ नहीं हो, 20 किलो का आदमी और आपको 4 किलो खून हो, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो 4.5 से 5.0 लीटर क्या होता है, खून होता है। और इसकी पीएच की बात करें तो अगली लाइन में लिखना, रुधिर का पीएच, रुधिर का पीएच 7.4, हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय होता है। कहीं से भी आप खून निकाल लो हमारे शरीर का, हमारे शरीर का कहीं से भी खून निकाल लोगे ना, तो हमारे खून का पीएच कितना आएगा, 7.4। अर्थात ये 7.4 का मतलब हल्का सा क्षारीय, हल्का सा कड़वा, ऐसा समझिए, ठीक है, होता है। तो ये तो था हमारे पास रुधिर के बारे में सामान्य जानकारी। अब रुधिर का जो संगठन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेटिंग डालो, रुधिर का संगठन, रुधिर का संगठन। मेरे साथ साथ चार्ट बनाना आप लोग भी, क्या संगठन है, ये हमारा रुधिर है, ठीक है, ये हमारा रुधिर, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, है ना, दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट भाग तो क्या होता है इसका, प्लाज्मा, और दूसरा भाग होता है बेटा, प्लाज्मा के बाद होती है रक्त कोशिकाएं। क्या होती है, रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। उसके बाद प्लाज्मा की बात हम करें तो प्लाज्मा कितने परसेंट होगा बेटा, प्लाज्मा 55%, और रक्त कोशिकाएं होगी 45%, ठीक है। रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा तो ये है सही। अब रक्त कोशिकाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, रक्त कोशिकाएं हमारे पास आरबीसी नंबर ए, दूसरी होती है बी डब्ल्यूबीसी, और सी प्लेटलेट्स। पढ़ चुके हो आप पहले, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का 10th में शायद आपने पढ़ा होगा, है शायद 10th में ऐसा कोई चैप्टर जिसमें ऐसा दे रहा, आरबीसी प्लेटलेट्स, है ना, ये है। उसके बाद आरबीसी की बात करिए तो आरबीसी की बात, तो आरबीसी तो सिंगल है, ये कितने परसेंट होती है बेटा, ये होती है 99%, ये 99% होती है। और जो बची जो है ये लगभग बहुत कम होती है, 0% के मध्य में आ जाती है ना। केवल मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे। डब्ल्यूबीसी का आगे आप भाग करोगे, डब्ल्यूबीसी भी दो तरह की, डब्ल्यूबीसी भी दो प्रकार की, एक तो होती है इसके, अच्छा अच्छा, आरबीसी की तो क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी की होती है व्हाइट ब्लड सेल। लिखा देंगे, भी लिखा देंगे, अभी और भी नाम लिखेंगे इनके, जब इनका वर्णन करेंगे तब लिख लेंगे, अभी तो केवल आप शॉर्ट में चार्ट बना लीजिए। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स का तो प्लेटलेट्स होता है ये बिंबाणु, है ना। और आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इसको बोलते हैं लिकोसाइट, है ना, ये बोला जाता है इनको, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। बहुत सारे नाम है, भी एक साथ लिखेंगे तो पूरा चार्ट ही गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए केवल यहाँ पे छोटे मोटे सिंपल से नेम है वो लिख रहे हैं। कणिकामय, ये है कणिकामय, और इसका भी और नाम है ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट, कई सारे सारे नाम है इसके।
ये कणिकामय है और ये कणिका रहित है। कणिका रहित, जब इनका वर्णन करेंगे तब हम लिख लेंगे कणिकामय और कणिका रहित। कणिकामय भी तीन तरह की है। कणिकामय कितने तरह की है? तीन तरह की है। कणिकामय का पहला प्रकार क्या है? एसिडोफिल्स। कौन सा प्रकार है? एसिडोफिल्स। हर एक चीज के बारे में आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। पहली कौन सी होती है? एसिडोफिल्स बोला जाता है, या इसको अपनी बुक में इओसिनोफिल भी दे रखा है। आप तो ये लिखिए इओसिनोफिल। इओसिनोफिल्स, आपकी बुक में इसको दे रखा है एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स लिख लो। दूसरा होता है हमारे पास जो होगी, वो होती है बेसोफिल्स। कौन सी होती है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, है ना, बेसोफिल्स होती है। और बेसोफिल्स के बारे में ये कहते हैं, ये जो हमारे ये सारे मिथाइल ब्लू से, मिथाइल ब्लू से क्या हो जाती है? अभिरंजित हो जाती है। इसके बारे में सबकी डिस्कस करेंगे अपन, एक एक करके डिस्कस करेंगे। बेसोफिल्स के बाद लास्ट कौन सी बच जाती है? बेसोफिल्स के बाद है न्यूट्रोफिल्स। अभी चार्ट लिख बना रहे हैं, केवल कणिकामय का बना लीजिए। कणिकामय को हम बोल देते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। कणिकामय को बोल देते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट भी दो तरह के हैं भाई। लिम्फोसाइट भी दो तरह के हैं। टी लिम्फोसाइट, कई सारा चार्ट है ये, इसको लिम्फोसाइट। और ये हो जाता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट। अगर मैं आपको सारे नाम एक बार में बता दूंगा ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप केवल अभी ये नाम याद रखो। ये सारे तो पढ़ते हैं इस लेसन पर। हाँ, लिखना है ना, ये चार्ट बनाना है आप लोगों को ऐसा कैसे। इसको ऐसा ऐसा ही बनाना है आप लोग। प्लाज्मा ये कितना परसेंट है, कितना नहीं है। अभी हम हर एक के बारे में बात करेंगे अलग अलग। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी की कोशिका है मोनोसाइट, सबसे बड़ी। बना लीजिए पूरा चार्ट बना के मुझे यस बोल दीजिए।
जो बालक इनको और डिटेल से पढ़ना चाहता है, 12th बायोलॉजी के वीडियो यूट्यूब पे डले हुए हैं, चैप्टर नंबर 24 आप अच्छे से पढ़ सकते हो इनके बारे में। ये तो यहाँ तो शॉर्ट है, 11th में थोड़ा कम है, 12th में और ज्यादा इनके बारे में आप पढ़ना चाहो, क्योंकि मैं यहाँ 11th के हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको। इनमें अंतर करना भी सिखाएंगे आपको, किसमें क्या है क्या नहीं है, पूरा करके देखेंगे। और ये पार्ट तो बहुत बड़ा है वैसे। बन गया सबके? चलो आगे बढ़ते हैं। कल तो आपका टेस्ट है भाई, मैं तो टेस्ट की तो याद है, कल तो टेस्ट ही होगा आपका। ठीक है, कल आपका टेस्ट इसी ऐप में होगा, इसी टाइम पे होगा, सेम टाइम पे। टेस्ट का चैप्टर बताया ना मैंने आपको, कौन सा चैप्टर बताओ? हाँ, 16वां चैप्टर। 16वें चैप्टर का टेस्ट इसी ऐप में होगा। जो टेस्ट आपको घर पे ही देना है, ईमानदारी से देना, और टेस्ट को करके आप लोग इसी ऐप में अपलोड कर देना, फोटो खींच के। पहले टेस्ट करना, फिर फोटो खींच लेना, फिर उसके बाद इसमें अपलोड कर देना। इसी ऐप में ऑप्शन है, अगर इसमें नहीं होता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है पर्सनल सबके पास, उस पर अपने फोटो खींच के भेज देना उसको ना, कॉपी में जो भी लिखवा। ठीक है ना? चलिए, सुबह ले लेते हैं 9:30 बजे टेस्ट, तो बोलो सुबह जल्दी। ठीक है ना? इसी टाइम पे खुलेगा, जो भी टाइम आप देंगे, लेट ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप चाहो। टेस्ट का तो कोई दिक्कत नहीं, 4 बजे लेते हैं टेस्ट, है ना? 4 बजे 3 बजे जो भी, 3 बजे का कर देंगे टाइम टेस्ट में, तो वो तो आपको ही करना है, ऑटोमेटिक चलता रहेगा, वो तो टाइम पे खत्म हो जाएगा। सबमिट नहीं किया तो फिर टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा, फिर व्हाट्सएप पे करना। चलिए, इसको एक बार समझते हैं। हमने देखा कि हमारा जो ब्लड होता है, हमारा ब्लड दो प्रकार से बटा होता है, प्लाज्मा में और रक्त कोशिकाओं में। रक्त कोशिक प्लाज्मा 55% होता है, रक्त कोशिकाएं 45% होती है। और याद रखना, हर एक कोशिका इंपॉर्टेंट है। ये 99% है, लेकिन डब्ल्यूबीसी अगर कम होगी ना, प्लेटलेट्स कम होते हैं, डेंगू होता है। क्या होता है? डेंगू हो जाता है। डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है तो एचआईवी एड्स की बीमारी होती है। ये दोनों कम हो गए तो आरबीसी कम होती है तो मलेरिया हो जाता है। याद रखना, बहुत सारे बताऊंगा मैं आपको। फिर ये कणिका में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट वगैरह, अगर शरीर में इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, किसी में से भी एक भी सेल्स अगर कम हो जाती है तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, अर्थात हम बीमार हो जाएंगे। इसकी संख्या लाखों में है, इसकी संख्या कम है, 4-5 में है। लाखों में 5 में अंतर है। वो लाखों वाला तो फिर भी एक थोड़ा बहुत कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कम हो गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए, है ना? अब हम सबसे पहले बात करेंगे, ये चार्ट याद रखना आप लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। जब तक ये चार्ट खत्म नहीं हो जाता अपना ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट नंबर डालना, फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट, और लिखना प्लाज्मा। फर्स्ट टॉपिक डालना और प्लाज्मा लिखना। और प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे क्या? पहली बात तो बेटा हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम एक चाय छन्नी लेते हैं इसे। इस चाय छन्नी में क्या लेते हैं, हमारा रक्त की जो बूंद होती है, हमारे रक्त को क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। छान लिया, यहाँ पे कुछ बचता है, ये नीचे का भाग तो कहलाता है प्लाज्मा, छन्नी, तरल भाग। यानी प्लाज्मा किसको कहेंगे, हमारे ब्लड में से अगर हम रक्त कोशिकाओं को अलग कर लेते हैं, रक्त कोशिकाओं को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो फिर हमारा जो शेष बचा भाग है, जो चाय चटनी के ऊपर रहता है ना, वो तो रहेगा रक्त कोशिका, और ये रहेगा प्लाज्मा। यानी ये 55% हो जाएगा, और ये 45% का बचेगा ऊपर। तो याद रखना, रक्त कोशिकाओं को छोड़ करके रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, और इसका रंग होता है पीला। जब कभी आपको चोट लगती है ना, तो वहां पे पीला पीला से हल्का पीला पदार्थ क्या होता है, बाहर स्त्रावित हो जाता है, वही होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा का सबसे बड़ा काम क्या है, अभी आप पढ़े हो, थोड़ी देर पहले आपने श्वसन तंत्र पढ़ा है, तो प्लाज्मा का काम क्या होता है, याद रखना, CO2 का परिवहन करना।
CO2 का परिवहन क्यों करता है? क्योंकि प्लाज्मा में भी देखना क्या क्या होगा, क्या क्या स्थिति होगी इसकी। प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट होता है, प्लाज्मा में क्लोराइड आयन होता है, अगर इसमें क्लोराइड आयन नहीं होता तो क्लोराइड शिफ्ट नहीं होता, है ना, बहुत सारी प्रोसेस है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मा के बारे में लिखते हैं। तो लिखना है इसमें, लिखना, यदि, प्लाज्मा की परिभाषा है ये, यदि रक्त में से रक्त कोशिकाओं, यदि रक्त में से रक्त कोशिकाओं को, यदि रक्त में से रक्त कोशिकाओं को अलग कर दिया जाए, यदि रक्त में से रक्त कोशिकाओं को अलग कर दिया जाए तो, यदि रक्त में से रक्त कोशिकाओं को अलग कर दिया जाए तो शेष बचा, शेष बचा, शेष बचा पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ, शेष बचा पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ, शेष बचा पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ प्लाज्मा कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या प्लाज्मा की परिभाषा में? यदि हम क्या करें, हमारे एक ग्लास में ब्लड ले ले, चाय छन्नी से छान दे उनको, चाय छन्नी जो भी है छन्नी से छान दे, ऊपर बचेगी कोशिकाएं, नीचे बचेगा प्लाज्मा। तो पीले रंग का जो गाढ़ा पदार्थ है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, लिखना आगे, यह रक्त के कुल आयतन का, यह रक्त के कुल आयतन का 55% भाग होता है, यह रक्त के कुल आयतन का 55% भाग होता है, यह रक्त के कुल आयतन का 55% भाग होता है, ये रक्त के कुल आयतन का 55% भाग होता है। इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें, इसमें जल, प्रोटीन, इसमें जल, प्रोटीन, जल, प्रोटीन, खनिज, जल, प्रोटीन, खनिज लवण, पोषक पदार्थ, जल, प्रोटीन, खनिज लवण, पोषक पदार्थ व कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। हमारे प्लाज्मा में बेटा जल भी होगा, प्रोटीन भी होगा, खनिज लवण भी होगा, पोषक पदार्थ भी होगा और कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। इस तरह से हमारे प्लाज्मा का ये क्या है, संगठन है। अब हेडिंग डालना आगे, प्लाज्मा का संगठन, इसको मिटा देता हूं मैं पहले। पोषक पदार्थ व कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, लिख लेना ये। चलो देखिए, अब इतने सारे पदार्थ हैं तो इसमें क्या क्या रहेगा देखना। सबसे पहले जल होता है, नंबर 1 वाला पदार्थ, ऐसे लिखना पॉइंट टू पॉइंट। जल, जल कितने % होता है इसमें? जल होता है इसमें 90 से 95%। लिख लीजिए भाई, जल 90 से 95%। प्लाज्मा में जल होता है ना, वो 90 से कितना होता है बेटा, 95% होता है, याद रखना। प्लाज्मा के अंदर जो जल होगा 90 से 95%। इसका काम क्या है, ऐसे लिखना कार्य, इसका काम है ब्लड प्रेशर, इसका काम है ब्लड प्रेशर, है ना, इसका काम क्या है, ब्लड प्रेशर व परिवहन। का कार्य करना। आप सोचोगे कि ब्लड प्रेशर का काम करता है, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, धमनियों में ब्लड का कितना प्रेशर है उसके बारे में बात करना। तो ये ब्लड प्रेशर परिवहन का कार्य करता है जल। उसके बाद नंबर 2, नंबर 2 होती है प्रोटीन, है ना, नंबर 2 होती है क्या, प्रोटीन। अब प्रोटीन होती है कितनी,
6 से 8% होती है। प्लाज्मा में प्रोटीन कितनी होती है? 6 से 8% होती है। और कौन कौन सी प्रोटीन होती है वो इस तरह से लिखना आप लोग, मैं लिखा रहा हूं जैसे। प्रोटीन होती है हमारे पास कितने तरह की? नंबर 1, अभी मत लिखना, पहले देखना। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन तो होती है ये फाइब्रिनोजन, है ना। फाइब्रिनोजन होती है, ये क्या काम करती है? रक्त का थक्का बनाती है। इसका काम है, पीछे बुक में वगैरह नहीं दे रखा लेकिन फिर भी लिख रहा हूं, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। एक और प्रोटीन होती है, इसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। इसका काम भी रक्त का थक्का जमाना होता है, थक्का बनाना, है ना। एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम है एल्बुमिन, जिसका काम है एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम क्या होता है? परासरण, परासरण बनाए रखना या परासरण दाब बनाए रखना। और टेंशन मत लेना, अभी फिर समझाऊंगा आप लोगों को, मैं लिखा रहा हूं ताकि आप लिख के पहले कंप्लीट हो जाओ। एल्बुमिन परासरण दाब बनाए रखना। एक और प्रोटीन, इसका नाम है ग्लोब्युलिन, जिसका नाम है ग्लोब्युलिन। ये क्या करती है? नीट लेवल के क्वेश्चन है, याद रख लेना। ग्लोब्युलिन ये क्या करती है? वैसे कितने तरह की होती है? ये 3 तरह की होती है, ऐसे लिखो इसको, ऐसे कैसे अब लिखना शुरू कर दो बोले। एक तो होती है अल्फा ग्लोब्युलिन, एक होती है बीटा ग्लोब्युलिन, और एक होती है गामा, गामा या डेल्टा। सबसे बढ़िया इसका काम है परिवहन करने का, परिवहन मतलब पदार्थों का परिवहन करना। और इसका काम है एंटीबॉडी निर्माण, एंटीबॉडी निर्माण। बनाइए पहले इसको भी समझाऊंगा एक बार फिर। एंटीबॉडी निर्माण। एक यहाँ पे जगह खाली रहेगी, यहाँ नोट लिख लेना, नोट एक। प्लाज्मा में सर्वाधिक प्रोटीन एल्बुमिन होती है। प्लाज्मा में सर्वाधिक प्रोटीन प्रोटीन एल्बुमिन होती है, लिख लेना नीचे पोस्टर लिख लीजिए आप फटाफट जल्दी करके, समझेंगे एक बार और।
चलो लिख लिया भाई सबने। देखिए अब प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं, आप देखो प्रोटीन का कितना महत्व है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, अगर हमें चोट लग जाए तो थक्का बनाने का काम करेगी। ब्लड तो होता है ना, खून निकलता है हमारा, थक्का बनाने का काम करेगी फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये तो केवल आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा बहुत छोटा मोटा दे रखा है, इसके अलावा भी और कुछ है। एल्बुमिन प्रोटीन प्राशन दाब बनाए रखना, अर्थात प्राशन दाब का मतलब क्या होता है, हमारी कोशिकाओं में क्या होना, खून को पानी नहीं होने देना। अर्थात बेटा प्राशन दाब का मतलब क्या होता है, हमारी कोशिका में ज्यादा मात्रा में ठोस पदार्थ उपस्थित हो, उन ठोस पदार्थों को अर्थात हमारी रक्त कोशिकाओं को कोशिका के अंदर बांधे रखती है, पूरे रक्त के अंदर बांधे रखता है ये दाब। इस दाब की वजह से हमारा खून है ना बाहर निकलता है, तो दम ने फाड़ के बाहर निकल सकता है, अगर ये प्राशन दाब नहीं हो तो। बात समझ रहे हो। सारा का सारा पानी, सारा का सारा पानी जो है ना 90% पानी है, ये पानी अगर एल्बुमिन प्रोटीन ना होना तो पूरे हमारे ब्लड से बाहर निकल सकता है और हमारा रक्त जाड़ा हो सकता है। और हमारा रक्त जाड़ा हो गया ना आवश्यकता से अधिक, तो बोलो वो परिवहन नहीं कर पाए, एक जगह जाम हो जाएगा, थक्के बन जाएंगे जगह जगह, फिर व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करें, अल्फा बीटा और गामा या डेल्टा बोलते हैं इसको। अल्फा प्रोटीन होती है, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन, ये पदार्थों का परिवहन करती है, पदार्थों को यहाँ से वहां ले जाती है, रक्त में ले जाने का काम करती है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, परिवहन तंत्र या परिसंचरण। तो कोई तो होगा ना भाई, कोई तो गाड़ी होगी, तो गाड़ी होने का यहाँ पे अल्फा और बीटा ग्लोबिन ये प्रोटीन होती है। इसके अलावा गामा ग्लोबिन जो है ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, लेकिन एंटीबॉडी बनाएगा कौन, कहाँ जाके बनेगा, एंटीबॉडी निर्माण करने का काम होता है लसिका अर्थात लिम्फोसाइट में, रक्त कणिकाओं में, जो भी हम पढ़ना बाकी है। रक्त कणिकाओं में रक्त कोशिकाएं क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ये भी कोरोना वायरस हो रहा है ना, तो कोरोना वायरस के लिए जो हमारे शरीर में एक प्रोटीन होती है बेटा, जो भी वायरस है उसके लिए एंटीबॉडी निर्माण करने का। कोरोना वायरस जिस व्यक्ति के अंदर जाएगा उसका शरीर, उस व्यक्ति का शरीर सबसे पहले कोरोना वायरस को मारने की कोशिश करेगा। अगर वो कोरोना वायरस को नहीं मार पाया तो बाहर से एंटीबॉडी लेनी पड़ेगी। जो भी में टीके लगाए जा रहे हैं उन टीकों में क्या है, अरे उन टीकों में डायरेक्ट एंटीबॉडी तो होते हैं जो में लगाए जाते हैं। बचपन से हमारे टीके लगे, यहाँ लगा वहां लगा, पता नहीं जाने कहाँ कहाँ टीके लगाए। अभी पोलियो की दवा भी पिलाते हैं छोटे बच्चों को, वो दवा क्या है, वो दवा है ना एक प्रकार का एंटीबॉडी ही डायरेक्ट दिया जाता है लोगों को। उसके बाद मैंने यहाँ नोट लिखा आपको कि प्लाज्मा में सर्वाधिक प्रोटीन एल्बुमिन होती है। प्लाज्मा में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी होती है, एल्बुमिन होती है। और प्लाज्मा में सबसे कम प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन, थक्का बनाने वाली, सबसे कम प्रोटीन। लेकिन देखो हमें चोट लगने के बाद इतनी परसेंटेज है, 0.1% है, फिर भी हमारा काम करती है, हमें बचाती है, ये होती है। इसके बाद और क्या क्या है, ये तो प्रोटीन हो गया मैं नंबर 2। प्रोटीन के बाद हम चलते हैं अगले पदार्थ, खनिज पदार्थ कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा में नंबर 3 डाल लीजिए आप, खनिज। खनिज कौन कौन से होते हैं प्लाज्मा के अंदर, देखो प्लाज्मा के अंदर खनिज की बात करी जाए तो सोडियम होता है, Na+ आयन, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, आयरन, बहुत सारे होते हैं, आयरन भी होता है। आयरन को और प्लस आयरन नहीं, आयरन यहाँ पे मत लिखो, आयरन वहां पे होगा, ठीक है। उसके बाद लिखो आप HCO3-, याद है ना आपको HCO3 का, क्लोराइड माइनस, फॉस्फेट बाइकार्बोनेट HPO4-, HPO4-। देखो बेटा याद रखो, सोडियम, सोडियम होगा, क्लोराइड होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट तो भी हमने पढ़ा है। बाइकार्बोनेट तो क्या करता है, CO2 का परिवहन करता है। याद है नहीं, बोलो किसको याद हो तो बोलो यस बोलो कि बाइकार्बोनेट का क्या उपयोग था। बाइकार्बोनेट और क्लोराइड, जितने बाइकार्बोनेट, ये देखो ये हमारा हीमोग्लोबिन और ये हमारा क्या, रक्त का प्लाज्मा, यहाँ से निकल करके ये सारे बाइकार्बोनेट कहाँ आ जाते हैं, प्लाज्मा में आ जाते हैं, और प्लाज्मा से उतने ही क्लोराइड आयन कहाँ चल जाते हैं, वापस हीमोग्लोबिन में चल जाते हैं। तब जाके हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। बोलो याद करो, सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा मैं, पढ़ा ना आप लोगों ने।
बोलो बोलो, बोल के बताओ भाई, बाइकार्बोनेट पढ़ा नहीं पढ़ा? बाइकार्बोनेट क्या करता है, कल ही पढ़ाया था। बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में हेल्प करता है। क्लोराइड आयन, क्लोराइड शिफ्ट हो जाता है, उसमें काम करता है, ये हड्डियों वगैरह के विकास में काम आएगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी हमारे हड्डियों और हमारी पेशियों की गति में काम आएगा, हर काम आएगा। ऐसा कोई भी नहीं जो काम नहीं आएगा। सोडियम क्लोराइड सब चीजें काम आएगी। यहाँ पर एक भी आयन अगर कम हो गया ना, तो सोच लीजिए आपको हॉस्पिटल का बिस्तर पकड़ना पड़ सकता है। ये, उसके बाद चलते हैं आगे। खनिज हो गए। खनिज के बाद क्या लिखना, पोषक पदार्थ कौन से होंगे। अब लिखना पोषक पदार्थ, कौन कौन से पोषक पदार्थ होंगे, 4th नंबर। प्लाज्मा के जो पोषक पदार्थ है वो लिख सकते हो आप लोग। ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज होगा, अमीनो अम्ल होगा, ग्लूकोज होगा, अमीनो अम्ल होगा, वसा, एंजाइम, हार्मोन। ये पोषक पदार्थ है भाई, वसा, एंजाइम, हार्मोन, ये इतने सारे पोषक पदार्थ मिलते हैं। तो अवशिष्ट पदार्थ कौन से होंगे? भाई जो हम खाना खाते हैं ना, वो हमारा खाना कहाँ चला गया, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसा के रूप में कहाँ चला गया, प्लाज्मा में चला गया, ब्लड में। और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में आपको पता है दो ही होते हैं, एक तो यूरिया होता है और क्या होता है, यूरिक अम्ल। इनको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, यूरिया और यूरिक अम्ल को, यूरिया और यूरिक अम्ल को। आवाज कट गई क्या? आ तो रही है आवाज। किसी की आवाज कट जाती है तो फटाफट ऐप को बंद करके दोबारा से फिर चला लिया करो, तो वहां तुरंत चल जाता है वापस, क्लास को ऑफ करके दोबारा चला लिया करो। तो ये बात आपके समझ में आएगी नहीं, बोलो। आएगी नहीं समझ, बोलो। आई आ जाएगी ना। संगठन, प्लाज्मा का संगठन लिखिए, क्वेश्चन क्या रहेगा, अपनी कॉपी के ऊपर लिख लो क्वेश्चन, प्लाज्मा का संगठन लिखिए, तो पूरा ही लिखना है आपको, ये ऐसा कैसा है, बोर्ड पे सामने दिख रहा है आपको प्लाज्मा का संगठन, है ना। तो प्लाज्मा के संगठन को आपको पढ़ना है और लिखना है। हर चीज के बारे में याद रखा मैंने, हर चीज के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर करके बताया है, ठीक है ना। और भी आपको बता सकते हैं, लेकिन बस इतना ही काफी है आपके लिए उनके हिसाब से भी, ठीक है। चलिए, देखिए अब इसके बाद हम एक बात और पढ़ते हैं, इसमें एक आपकी बुक में एक नोट्स लिख रखा है अलग से छोटा सा, उसमें लिखा हुआ है कि रुधिर का थक्का बनाने वाले जो कारक है, स्कंदन कारक है, वो निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, और अनेक कारक उनको क्या याद रखना, उनको सक्रिय करते हैं। तो बिना थक्का बनाने वाले कारकों से रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो यहाँ पे एक नोट डालना, परिभाषा सीरम, नोट डालना सीरम। सीरम में लिखना ये क्या है। सीरम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखना। देखो आप पहले समझो सीरम क्या है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना इधर। ये हमारे पास, वापस फिर समझा रहा हूँ पहले वाली चीज, ये हमारा क्या है, रक्त है। इस रक्त को हमने एक छलनी में ले लिया और छान लिया। यहाँ हमें, हमारे पास 45% क्या है बेटा, आरबीसी है, सॉरी कणिकाएं है, सेल्स है, किसकी, रक्त की। और यहाँ पे जो 55% है ये प्लाज्मा है। क्या है, 55% प्लाज्मा। अब मैं सीरम की परिभाषा आपको कैसे समझाऊं, देखो। ये जो 55% है, इस 55% में क्या होते हैं, थक्का बनाने के कारक होते हैं। यानी एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन।
और एक प्रोटीन है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन। इसके अलावा 10 प्रोटीन है। कितनी प्रोटीन है बेटा? 10 कारक है। कितने कारक है? 10 कारक। याद रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारा 55% प्लाज्मा है। प्लाज्मा, ध्यान देना। रक्त, रक्त माइनस, सूत्र देखना, रक्त माइनस रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, रक्त माइनस रक्त कोशिकाएं क्या कहलाएगी? प्लाज्मा। क्या कहलाएगी? प्लाज्मा कहलाएगी। फिर अगला देखना, नोट दूसरा, प्लाज्मा माइनस थक्का बनाने वाले प्रोटीन, थक्का बनाने वाले प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन। कौन कौन से होते हैं? फाइब्रिनोजन। और भी है फाइब्रिनोजन के अलावा प्रोथ्रोम्बिन। ये, इनको अगर आप निकाल दो प्लाज्मा में से तो जो बचा हुआ पदार्थ है वो कहलाता है सीरम। बात समझ में आई कि नहीं? क्या कह रहा हूं, रक्त में से अगर रक्त कोशिकाओं को हटा दो तो जो बचा हुआ पदार्थ कहलाएगा प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में क्या क्या था? प्लाज्मा की जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, अर्थात थक्का बनाने वाली प्रोटीन है, उनको अगर हम हटा देंगे तो बचा हुआ तरल पदार्थ क्या कहलाएगा? सीरम। मान लो इस प्लाज्मा को मैंने छान लिया, वापस से छड़ी लगा दी, ये क्या है हमारा? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा है। और प्लाज्मा में ऊपर क्या रह गया? फाइब्रिनोजन रह गया और प्रोथ्रोम्बिन रह गया। तो नीचे क्या बचा रे भाई? नीचे बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। बोलो समझ में एक नहीं बात? आप क्या कह रहा हूं, अगर आप रक्त के प्लाज्मा में से, अगर आप प्लाज्मा में से किसको हटा दो? स्कंदन कारकों को हटा दो, थक्का बनाने वाले पदार्थों को, प्रोटीनों को निकाल दो, तो बचा कुचा जो पदार्थ है वो कहलाएगा सीरम। अब सीरम आपने देखा नहीं देखा? बताओ किस किस ने देख रखा है? बताओ मुझे, सीरम किस किस ने देख रखा है अपनी आंखों से? बताओ मुझे, सीरम किस किस ने देख रखा है अपनी आंखों से? यस बोलो। देख रखा हो तो? मैंने देख रखा है, आप बताओ, आपने भी देख रखा होगा। बोलो। नहीं देखा किसी ने भी? देखो मैं बताता हूँ किस किस ने देखा। देखिए मैसेज आया है। नहीं देखा? नहीं देखा तो अब देख लेना। सबने देख रखा है, ऐसा कोई नहीं जिसने नहीं देखा। आप मैं बताऊं कैसे। मान लीजिए आपके यहाँ पे चोट लगी, जैसे आप गिरे, इस तरह से गिरे, इस तरह से गिरने के बाद आपके यहाँ छुल गया, आपके आड़ोती भाषा में छिल गया, तो यहाँ पे आपके काला काला सा पदार्थ जमता है। बोलो जमता है कि नहीं जमता? उसके बाद ध्यान देना, थोड़ी देर बाद काला काला सा पदार्थ जम जाता है, वो तो हो जाता है थक्का। अर्थात उसमें क्या है? उसमें है प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, बहुत सारी प्रोटीन है। उसके अलावा चोट लगने के बाद आपके चिकना चिकना सा पारदर्शी तेल के जैसा पदार्थ या बाहर निकलता है, चोट लगती है जहां, उसी को बोलते हैं बेटा सीरम। अब बताओ किसने नहीं देखा? बताओ किसने नहीं देखा? सबने देखा है नहीं देखा? देखा है। चोट सबको लगी है, ऐसा कोई है इसको कभी चोट नहीं लगी हो। चोट लगने के बाद आप छिल जाते हो, वहां आपके पीला पीला सा पदार्थ हल्का सा वो निकलता है बाहर, चिकना सा तेल जैसा पदार्थ, उसी को बोलते हैं सीरम। देखा है ना? हाँ, तो वही है सीरम, है ना? इसलिए अब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। प्रोटीन का तो थक्का जम गया ना बेटा, प्रोटीन का थक्का जम गया और बचा कुचा तरल पदार्थ, तेल जैसा पदार्थ है ना, वो आपका खून भी नहीं है। खून तो कब का निकल के चल गया, लाल लाल कलर का जो निकला सबसे पहले, उसमें तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी निकल के चली गई। बचा कौन? प्रोटीन बनी, फाइब्रिनोजन वगैरह। वो प्रोटीन ऊपर अपना जाल बना के यहाँ पे थक्का काला काला कर ही दिया। फिर थोड़ी देर बाद वहां पे उस थक्का जमने के बाद वहां पे छना हुआ पदार्थ होता है, पीला पीला सा, मतलब चमकीला सा पदार्थ होता है। उस चमकीले से पदार्थ, तेल जैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक है ना? इसको हम सीरम कहते हैं। टाइम की तरफ मत देखना, अपन अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे, है ना? टाइम हो जाए तो कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये पदार्थ क्या कहलाता है? हमारा सीरम कहलाता है। इसकी परिभाषा लिखते हैं, देखो लिखना परिभाषा, लिखना सीरम की परिभाषा लिखना। देखो रुधिर लिखना, थक्का बनाने वाले, थक्का बनाने वाले
थक्का बनाने वाले अथवा अथवा रुधिर का, थक्का बनाने वाले अथवा रुधिर का स्कंदन करने वाले, स्कंदन का मतलब यही है जमाने वाले, थक्का बनाने वाले अथवा रुधिर का स्कंदन करने वाले, स्कंदन करने वाले, थक्का बनाने वाले अथवा रुधिर का स्कंदन करने वाले पदार्थ, करने वाले पदार्थ, पदार्थ प्लाज्मा में निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं, निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं। अतः 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 थक्का बनाने वाले कारकों से रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। अतः थक्का बनाने वाले कारकों से रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। थोड़ा सा सही लिखा उसको, सीरम कहते हैं। थक्का बनाने वाले कारकों से रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। सीरम कहते हैं। यह है परिभाषा सीरम। यह एक चमकीला तरल है, यह एक चमकीला तरल है जो जो थक्का बनने के कुछ समय बाद जो थक्का बनने के कुछ समय बाद निकलता है। यह एक चमकीला तरल है जो थक्का बनने के कुछ समय बाद निकलता है। और नीचे लिख लो, ऐसा कैसे लिख लो, डिब्बे में बंद कर लो। इसको डिब्बे में बंद कर लो और ये लिख लो ऐसे कैसे। अभी क्लास और होगी भाई, इस अभी क्लास मत छोड़ना, अभी क्लास और होगी थोड़ी सी देर और। हाँ बस। हाँ
तो ये याद रखना ये सूत्र, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप अच्छे अच्छे बच्चों को पता नहीं, आप पूछ के देख लेना सीरम किसे कहते हैं। आधों को 99% को नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ 99% बच्चे नहीं बता पाएंगे, पाठ पढ़ने के बाद भी नहीं बता पाएंगे, है ना। इसलिए आप सूत्र से याद रखो, प्लाज्मा, पहले रक्त छान लो, रक्त को, रक्त को छाना तो हमें क्या मिला, प्लाज्मा मिला। फिर प्लाज्मा को छाना, फाइब्रिनोजन और थक्का बनाने वाले प्रोटीन निकल लिए और सीरम बचा। ये चोट लगने के बाद हमको नजर आता है, और आप अब जान गए होंगे कि सीरम क्या होता है। ठीक है भाई, चलो अब आप समझ रहे इस चीज को अच्छे से। हमने अभी प्लाज्मा के बारे में पढ़ा है, तो प्लाज्मा कितना इंपॉर्टेंट है बताओ, प्लाज्मा कितना इंपॉर्टेंट है। अभी कोरोना वायरस के काल में क्या हुआ, प्लाज्मा डोनेट करने का प्रचलन चला था, भाई प्लाज्मा दे दीजिए। तो प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडी बनाने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, एक प्रोटीन है, अभी बताया तो पहले, गामा ग्लोबुलिन। कौन सी प्रोटीन है, गामा ग्लोबुलिन जो होती है, ये वायरस का जो एंटीबॉडी बनाया जाएगा, इस प्रोटीन को लेकर के बनाया जाएगा। अर्थात लोगों का रक्त लेकर के क्या किया जाएगा, उसको छाना जाएगा। तो प्लाज्मा डोनेट करने का बहुत सारा सिस्टम चला था अभी। और आपको बताया बहुत कम होती है, बहुत कम परसेंटेज में होती है। अगर 1 लीटर ब्लड लेंगे, 1 लीटर ब्लड लेंगे, 1000 ml लेंगे, तो उसमें से 1 ग्राम निकालो। आप कितना निकालो, 1 ग्राम। 1 ग्राम का भी फिर आप 1% वाइज हिस्सा निकालो, है ना। उसके बाद प्रोटीन मिलेगी, उस 1% का भी आप कम से कम 1% निकाल, तब जाके आपको प्लाज्मा की एक प्रोटीन मिलेगी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को ऐसे एंटीबॉडीज बनाने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और कल आपका टेस्ट, ध्यान देना, कल आपका टेस्ट सेम टाइम होगा, इसी ऐप में टेस्ट डाल दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 16 है, देखो सभी टेस्ट देना, मेरी तो ये इच्छा है, इसकी भी आप टेस्ट दो और अच्छे से उसकी तैयारी करो। आपके पास लगभग 1 दिन है तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। सभी टेस्ट दे, और सभी पीछे की क्वेश्चन भी देंगे, सब तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे बाहर से जैसे पेपर होता है वैसे, है ना। क्वेश्चन देंगे, टेंशन मत लो आप लोग, बिल्कुल भी अच्छा सा पेपर बनाया जाएगा, और आप लाभ करिए पूरा। ठीक है भाई, चलो।